हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम ये 10 एक्सपेक्टेड फुल पेपर करेंगे क्लर्क के लिए, वो भी हम रीजनिंग सेक्शन में। मतलब इसके अंदर मैं आपको 10 ऐसे एक्सपेक्टेड पेपर करवाऊंगा जो आपके प्री एग्ज़ाम मतलब आईबीपीएस क्लर्क 2020 के अंदर पूछे जा सकते हैं। और आज हमारा पेपर नंबर 8 है। इससे पहले मैंने पेपर नंबर 7 तक करवा चुके हैं, 1 to 7। अगर किसी स्टूडेंट ने वो पेपर ना देखे हो तो वो देख ले, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब आज क्लास नंबर 8 है, तो इस सेशन में हम क्या करते हैं, सेशन के अंदर सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको पता ही होगा कि आपके रीजनिंग सेक्शन में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको टाइम अलाउट होता है कितना, ओनली 20 मिनट्स। तो हम इसमें ऐसी अप्रोच सीखते हैं इस मतलब मॉक पेपर में कि किस तरीके से आप लोगों को 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में अटैम्प्ट करने हैं ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर कर सकें। बाकी हम आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज के पेपर में। ये देखिए, अच्छा, पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरी सीरीज चल रही है 100+ पज़ल फॉर बैंक एंड पीओ क्लर्क। मतलब इसके अंदर मैं आपको 100+ पज़ल्स कराऊंगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी जो आपके आईबीपीएस पीओ या मतलब कोई सी भी बैंक हो, एसबीआई हो, कुछ भी हो, उसमें पी और क्लर्क में पूछी जा सकती हैं। और इस पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी है, मतलब पेपर 1 to 7 करे, तो हम क्लास किस तरीके से करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया था कभी भी आपको पहले फर्स्ट पे पज़ल अटैम्प्ट नहीं करनी। चाहे पज़ल आपकी फर्स्ट पे दी हो, चाहे आपकी लास्ट में, चाहे कितने भी कंफर्टेबल आप क्यों ना हो पज़ल में, आप पज़ल अटैम्प्ट ना करें। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि मान लो कोई पज़ल है, कोई भी पज़ल है, मान लो चलो 3 लाइन की पज़ल थी छोटी सी, आपने सोचा चलो ये तो छोटी पज़ल है, हो जाएगी, मगर आपने करा और उस पर वो पज़ल हो नहीं पाई। मान लो उसमें 2 मिनट तो दोगे कितनी भी छोटी पज़ल में, फिर आपने सोचा 2 मिनट तो मेरे वेस्ट हो गए, अब नेगेटिविटी हो जाएगी आपके माइंड में, तो फिर आप क्या करोगे, उसको 1-2 मिनट और लगाओगे चेक करने के लिए। इस तरीके से 4-5 मिनट आपका बर्बाद हो जाएगा और पूरे एग्ज़ाम में आपको रिकवर करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास तो ओनली 20 मिनट्स है ना, 35 क्वेश्चन करने हैं। उसमें देखना है कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं और कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी पहले आप एग्ज़ाम में जाओ, पज़ल मत करो। आप सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करना जो मतलब कि 30 सेकेंड 1 मिनट में हो जाते हैं, जैसे सिलॉक्स हो गए, इनइक्वलिटीज़ हो गई, नंबर सीरीज़ हो गई। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ज़रूर पेपर में। आपको पहले सबसे पहले पूरा पेपर सर्च देखना है क्या आया है। हमें 4 से 5 मिनट के अंदर, पहले 4 से 5 मिनट के लिए, मिनट में हमें 8 से 10 क्वेश्चन कर लेने होते हैं। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन पहले 5 मिनट में कर लोगे तो आपके पास 15 मिनट बचते हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस काफ़ी आ जाता है कि हाँ, मैंने 5 मिनट में तो 10 क्वेश्चन कर लिए, मतलब अब मैं सेफ साइड हूँ। अब आप किसी पजल पे जा सकते हैं या किसी और टॉपिक पे जा सकते हैं। तो आपका पेपर इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। बाकी देखो, इस पेपर को हम कैसे अटैम्प्ट करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक, आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा, मान लो कोई क्वेश्चन आया, किसी क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड देने हैं, किसी के लिए आपको 1 मिनट, किसी के लिए 5 मिनट। मैं आपको सबसे पहले वो टाइम अलॉट करूँगा। उस टाइम के अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे ही वो 30 सेकंड पूरे होंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसकी अप्रोच होनी चाहिए थी, कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। चलो, सबसे पहले आज के पेपर पे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आज के पेपर में क्या है। आज हमारा पेपर नंबर 8 है, देखते हैं। देखो, जैसा मैंने बताया था, देखो पहले पे ही एग्जामिनर ने पजल दे दी 1 से 5। ऐसा ही होता है, आप पेपर देने जाओगे ना, आप 99% एग्जामिनर पहले क्वेश्चन में आपको पजल देगा। चाहे पजल आपको कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, आपको उस टाइम अटैम्प्ट नहीं करना है। और ना ही आपको उसको एकदम स्किप कर देना है कि एकदम आगे बढ़ के चलो छोड़ो ये तो करना ही नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको इस क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 सेकंड इन्वेस्ट करने हैं। इन्वेस्ट का मतलब है आप इसको क्वेश्चन को देखोगे। अच्छा, देखोगे कैसे देखोगे, जल्दी से ओवरव्यू लोगे इसका। जैसे 8 पर्सन है, ठीक है, नाम नहीं पढ़ा, स्क्वायर वाला आया है, ठीक है ठीक है, ऐसे 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 पढ़ लिया, ठीक है, 4 कॉर्नर पे, 4 मिडल पे, देख लिया, इस तरीके से ऑल द वो, हाँ ठीक है ठीक है, ऑल, अच्छा, इस तरीके से मतलब सीधा से आपने लिख दिया 1 से नंबर 5। आपको एग्ज़ाम में जब जाओगे तो आपको एक वाइट रफ शीट मिलती है, तो उसके अंदर आप छोटा सा लिख लो 1 से 5 क्वेश्चन आपका स्क्वायर वाला है, 8 मेंबर है। इसको हम बाद में अटैम्प्ट करेंगे, पहले हम कुछ इजी क्वेश्चन ढूंढेंगे, तो हमने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आप करोगे ऐसे जल्दी जल्दी करोगे तो आपका पता चल जाएगा। जैसे हाँ देखो, अब अगले क्वेश्चन पे गए हम,
फिर हमने देखा 6 से 10। फिर क्या है इसके अंदर, देखो 610 में क्या है, 6 से 10 में 6% है, ट्रायंगल में बैठे हैं। ठीक है ठीक है, ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन ये तो ठीक है, कॉर्नर वॉर्नर मतलब सारे इनसाइड देख रहे हैं, तो आप साइड में लिख लो 6 से 10 क्वेश्चन आया है, वो आपका ट्रायंगल आया है और 6% है इसमें। देखो ये 6% दिखा रहा है, मगर आप इसको अटैम्प्ट मत करने लग जाना। मैंने बताया आपको, कोई भी पजल कितनी भी इजी क्यों ना हो, कितनी भी छोटी हो बड़ी हो, आपको दिखने में आती हो, पहले अटैम्प्ट नहीं करना है उसे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अब तक हमने 10 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। अब हम आगे जाएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्ज़ाम में। देखो अगले क्वेश्चन में गए, हाँ ये देखो कोडिंग डिकोडिंग आ गई, शायद चाइनीज़ डिकोडिंग आई है। देखो ये यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं, हाँ ये नंबर भी रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ से देखो, देखो क्या दिखा, बैग रैट कैट। देखो बैग और रैट कैट क्या, इस वाले में इस वाले में इस वाले, मतलब पहले का कंपैरिजन करो दूसरे तीसरे और चौथे से, जल्दी से कर लो। मतलब बैग कहीं रिपीट है, आप देखो नहीं है, रैट है कहीं नहीं है, मतलब ये पता चल गया रैट कैट है। कैट भी देख लो एक बार, क्या पता इन दोनों में पॉसिबिलिटी हो, नहीं है। तो इस बात इस चीज़ को देखने से हमें पता चल गया कि ये हमारी चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग मतलब ओल्ड पैटर्न वाली नहीं है, ये कोई न्यू लॉजिक वाली कोडिंग डिकोडिंग है। तो इसको भी अभी आपको अटैम्प्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको भी अटैम्प्ट करते हो कि 2 से ढाई मिनट तो लेता ही है ये क्वेश्चन, और अगर आप इसका क्या कहते हैं लॉजिक को क्रैक एकदम नहीं कर पाए तो फिर ये काफ़ी दिक्कत देगा। तो हमने साइड में ऐसे लिख दिया 11 से 15 कोडिंग डिकोडिंग, साथ में लिख दो न्यू, मतलब कि न्यू पैटर्न की है, इसको हमने स्किप करा। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद कोई इजी क्वेश्चन आया हो। अच्छा आगे बढ़े हम, देखो आगे बढ़े 16 से 20, क्या लिखा है 8%। ठीक है ठीक है, सर्कुलर मतलब कि एक सर्कुलर का भी आया है इसके अंदर। और क्या लिखा है ऑल फेसिंग इनसाइड, मतलब 8 मेंबर है सर्कुलर। आप 16 से 20 लिख दो, ऐसे करके सर्कुलर सर्कल बना दो और 8 मेंबर लिख लो, और इन लिख सकते हो, सब में इन कर रहे हैं। देखो अभी तक हमारे एग्ज़ाम हमने स्टार्ट करा है, कोई भी हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं, 20 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए हैं। आगे बढ़े और देखो ये क्या आ गया, ये लगता है आज का पेपर काफ़ी कठिन है। 21 से 25 पे गए, ओवरव्यू थोड़ा सा लेंगे। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग अ सिंगल रो और फेसिंग, मतलब कुछ पर्सन है, मतलब कि अनसर्टेन रो है। तो आप साइड में लिख लो 21 से 25 अनसर्टेन रो। आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करा गया। अभी तक हमने 25 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, जिसमें से हमारी कितनी 4 पजलें थी। मतलब पेपर देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, पर आपको घबराना नहीं है कि भाई ये पेपर तो कठिन आ गया, क्योंकि इन पजलों में से भी हमें सेलेक्ट करनी है। अभी कुछ पजल इजी होंगी, आगे बढ़ते हैं, क्या पता कोई आगे इजी क्वेश्चन आया हो जो अभी हमें करने लायक हो। देखो जल्दी से हम ऐसे बढ़े, हाँ देखो जैसे ही हम आगे बढ़े अब थोड़ा हमें सही लगा देख के, क्या आया है हमारा मिक्स सीरीज़ आई है, ये मिक्स सीरीज़ पूछी गई है। अब इस क्वेश्चनों को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से इन क्वेश्चनों को आप करोगे 30 सेकंड के अंदर, विद इन 30 सेकंड के अंदर आप आंसर दे दोगे। तो मैं आपको सबसे पहले 30 सेकंड्स देता हूँ, आपका 30 सेकंड स्टार्ट होते कीजिए इस क्वेश्चन को। चलो 30 सेकंड पूरे होते हैं, मैं बताता हूँ क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखो पहले तो ये हमारी मिक्स सीरीज़ दे रखी है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द राइट ऑफ 16 एलिमेंट फ्रॉम राइट। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में भी करवाए हैं। मैंने आपको वहाँ बताया था, जब भी आपका कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपैरिजन होता है और दोनों जगह राइट राइट लिखा है, मान लो यहाँ पे तो राइट राइट लिखा है, अगर मान लो लेफ़्ट लेफ्ट भी लिखा होता तो क्या करते हैं हम बड़े वाले में से, यानी कि बड़ा हमारा क्या 16 है और छोटा क्या सा हमारा 15 है, इनको हम माइनस करते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर सेम है लिखा है, यहाँ से भी राइट हैंड से ही बोला है, यहाँ पे भी राइट, या इसकी जगह मान लो लेफ्ट हैंड भी होता है, लेफ्ट लिखा था और यहाँ भी लेफ्ट, तो हम माइनस करते, माइनस करके बड़े में से छोटा माइनस करते, तो कितना आएगा, इसमें क्या आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है काउंट कहाँ से करें। तो काउंट करने के लिए आपके बाद में लिखा रहता है ना, ऑफ क्या लिखते हैं 16 फ्रॉम द राइट एंड, जहाँ पे लिखा होगा फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जहाँ से एंड लिखा होगा, यहाँ राइट हैंड लिखा है तो राइट लिख दो आप। तो 11वां आप काउंट कर दो राइट से। आपको पता है सीरीज़ होती है ये इस तरीके से, ये आपका
ये आपका लेफ्ट हैंड होता है यहाँ पर, और ये राइट हैंड होता है। जब लेफ्ट से काउंट करते हैं तो हम यहाँ से पहले एलिमेंट से ऐसे बढ़ते हैं, और राइट से काउंट करते हैं तो इस एलिमेंट पहले वाले से इधर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अभी हमें कौन सा करना था, 11वां राइट हैंड से काउंट करना था। तो आप काउंट करो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं इसमें मैंने देखो आंसर आपको सारे दिए हैं, ताकि जब आप इस पेपर को रिवाइज करो तो आपको पीडीएफ फाइल के अंदर सारे के सारे आंसर्स मिलें। तो ये हमारा हो गया। अब अगले में पढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो फिर से, मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई कंसोनेंट। इसका मतलब है ऐसे कितने नंबर है, तो हमने लिखा नंबर इस तरीके से लिखा है ना, हाउ मैनी सच नंबर देयर ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड। देखो प्रीसीडेड मतलब होता है पहले वाला, मतलब इसके इमीडिएटली वर्ड वर्ड आ गया तो यानी कि तुरंत, इससे ठीक पहले आपका कंसोनेंट है। तो हमें कुछ ऐसे पेयर चाहिए जहाँ पर कंसोनेंट नंबर, आप यहाँ से गिनोगे लेफ्ट से तो, और राइट से गिनोगे तो नंबर कंसोनेंट होना चाहिए। ये आपको माइंड में बना लेना है, या आप साइड में थोड़ा सा लिख लो। तो आपको पता ही होगा कंसोनेंट और वोवल के बारे में, आपको पता है ए ई आई ओ यू ये वोवल होती हैं, मतलब यहाँ पर वोवल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कंसोनेंट आना चाहिए। जो इसके अलावा बच्चे हैं वो आपकी कंसोनेंट है। तो आप चेक कैसे करोगे, कंसोनेंट से करोगे। देखो कंसोनेंट तो आपको काफ़ी नज़र आ रहे हैं, ईजी आपको नंबर वाला पड़ेगा। तो पहले नंबर ढूंढो, फिर उसके पहले कंसोनेंट। तो देखो हम नंबर ढूंढते हैं, ये नंबर मिला, नंबर कंसोनेंट मिल गया ना। नंबर से पहले कंसोनेंट है, डब्लू कंसोनेंट होता है। फिर आगे गए, नंबर कौन सा है, इधर तो जीरो है मगर एट द रेट है, ये काउंट नहीं होगा। फिर आगे गए 6L, मतलब 6 से पहले L, मतलब कि एक नंबर से पहले कंसोनेंट, ये भी हो गया। फिर हम करें 8U। देखो 8U आपको याद रखना का, AEIOU आपका वोवल होता है, ये कंसोनेंट नहीं है, तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे आंसर में। आगे हम गए 7S और 7, 7 से पहले S कंसोनेंट, ठीक है। फिर है 1H, मतलब 1 से पहले H आपका क्या हो गया, कंसोनेंट। आगे बढ़े 2 से पहले 1 है, ये काउंट नहीं होगा। तो मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 4। ये देखिए आंसर है इसका। अगले पे बढ़ते हैं। चलो 30 सेकेंड है, इसको कीजिए। चलो उसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ लेटर ऑफ द राइट हैंड। इसका मतलब क्या है, देखो जिसे प्रीवियस में मैंने बताया था, यहाँ पर लेफ्ट दे रखा है और वहाँ पर यहाँ पर राइट दे रखा है, मतलब वहाँ पर सेम था, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, यहाँ पर तो उल्टा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, इस कंडीशन में भी ईजी है। सबसे पहले आप ना इसमें ऐड करने होते हैं, आप कैसे भी ऐड कर सकते हो। बड़ा ऐड तो कैसे भी करते हो, छोटे में बड़ा या बड़े में छोटा करो तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इधर एट्थ दे रखा है, एट्थ लिख लिया, और फिर इधर रखा है फिफ्थ, ठीक है। 8 5 हो गया 13। अब सवाल ये आता है कि हम लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें। जैसा मैंने बताया था, यहाँ लिखा रहता है फ्रॉम द राइट हैंड, जहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम द राइट हैंड, तो वहाँ से काउंट करेंगे, यानी कि राइट से पूछ रहा है। अब 13 आप राइट हैंड से काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आपका यू आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, कीजिए इसको।
चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, इफ़ ऑल सिम्बल्स आर डिलीटेड इन अबो अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग एट्थ फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, एट्थ फ्रॉम लेफ्ट काउंट करना है, पर इफ़ बताता है आपकी कंडीशन, कह रहा है जब सारे के सारे सिम्बल्स को हम हटा दें, डिलीट कर दे, तो एट्थ फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। आप देखो ये सिंबल है, इनको काउंट मत करो, इसके अलावा जो भी आ रहा है आप उसे काउंट करो। जैसे डी से ये पहला 1 2 3 4, ये भी नहीं काउंट होगा। 5 6 7 8, तो 6 आ जाएगा। आप देखो ना, काउंट करो, ये एट द रेट हैश, ये सब परसेंटेज हैश, ये नहीं होंगे काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यानी कि 6 आएगा आपका 8वें नंबर पर। ये है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको कीजिए इस क्वेश्चन को। चलो उसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th फ्रॉम लेफ्ट। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, मतलब 11वां लेफ्ट हैंड से काउंट करो, सीधा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका 11 एल आ जाएगा 11 पर। तो ये देखिए आंसर है। तो देखा अभी तक अब हमने कितना कर लिया, मतलब कि अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, और 5 क्वेश्चन आपने कितने करेंगे, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगेंगे, मतलब 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हम क्वेश्चन पेपर पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कोई इजी क्वेश्चंस आया है नहीं आया, क्योंकि अभी तक ये पेपर हमें थोड़ा मॉडरेट सा लग रहा है, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन में से 4 तो पजल है, और एक हमारा क्या है, कोडिंग टू कोडिंग, वो भी न्यू पैटर्न। अगर उसका क्या कहते हैं, कोड क्रैक कर लिया आपने तो ईजी है, नहीं तो फिर वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या है इस पेपर में। देखो मैं जैसे ही आगे बढ़ा, ये देखिए ये आ गया आपका स्लॉक्स आ गया। तो इसको कीजिए, 2 स्टेटमेंट वाला है। मैं आपको फिर से 30 सेकंड देता हूँ। चलो उसको ट्राई करते हैं। क्या लिखा है, नो के इज़ टी। तो नो की आपको कंडीशन पता ही है, मतलब यहाँ पर हमने केक ड्रॉ करा है ऐसे सर्कल में, इसको ऐसी सर्कल से रिप्रेजेंट करना इजी पड़ेगा। और ये यहाँ लिखा टी, और यहाँ एरो बना दिया, मतलब इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। अगला बोलता है ऑल टी, मतलब ये टी का है, ऑल टी मतलब जितने भी टी हैं सारे, जो ऑल आता है वो हमेशा अंदर आता है, ऑल टी इज़ एस। तो ये तरीके से हमारा, तो ये स्टेटमेंट जो बोला था हमने उस तरीके से चार्ट बना लिया। अब बोलता है कंक्लूजन्स में क्या है, नो एस इज के, मतलब कोई भी एस के नहीं है। आप देखोगे एस ने के बारे में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बताया है। तो नो की पॉसिबिलिटी तो सिर्फ टी के साथ है, एस के साथ नहीं है, ये टी के साथ अटैच है, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते, डेफिनेट में पूछा है। अगला है सम एस आर नॉट टी। आप देखोगे एस का ये वाला पार्ट जो टी के पास है, तो ये सम में ही तो काउंट होगा, और वो के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है के इज़ नॉट टी। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं। ये देखिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर अच्छी तरह, फिर इसके बाद आंसर दिया है। आंसर है हमारा ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसके लिए मैं अगेन आपको 30 सेकंड देता हूँ, उसको कीजिए। चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, सम ए आर बी। तो सम की हमें कंडीशन है, ऐसे बनता है, ये सर्कल बनाया है ए और इसका कुछ पार्ट बी के पास है, तो ये हो गया ना सम ए आर बी। देखो ओनली फ्यू बी आर सी। देखो इस पॉइंट में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। मैंने प्रीवियस जो पेपर करवाया, अभी तक 7 पेपर करवा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बताया जब भी ओनली या फ्यू वर्ड आता है तो आपको उसको
सेम की तरह ही कंडीशन करना है। तो ओनली ऑफ यू का मतलब होता है सम, तो हम इसको पढ़ेंगे सम बी आर सी। तो सम बी आर सी अगेन देखो ऐसे हो गया, कुछ बी का पार्ट सी के पास है। आगे है ऑल सी आर डी, यानी कि जितना भी सी है वो डी है। तो देखो जो ऑल वाला आता है पहला वाला एलिमेंट वो अंदर हो जाएगा, ये डी हो गया। अब पूछा गया कंक्लूजन में सम डी आर ए, देखो डी से ए के बारे में कुछ बता सकते हो? कुछ इसमें देखो टच हो ही नहीं रहा, तो मतलब अननोन ये एलिमेंट है तो हमें नहीं पता। अगला है सम डी आर बी, देखो डी का कुछ पार्ट भी यहाँ, देखो ये डी के पास ये बी के पास जा रहा है, थोड़ा पार्ट इस यहाँ का टच हो रहा है, तो बी इस आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे देख सकते हैं, देखो डायग्राम दिया है और आंसर भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। चलो इसको ट्राई करते, क्या लिखा है, ऑल एन आर जे। तो अभी बताया था जो ऑल की कंडीशन कैसे होती है, पहले हमने एन लिखा, सर्कल बनाया, इसको अंदर कर दिया जे के अंदर, तो ऑल एन आर जे। फिर है सम जे आर के, यानी कि जे का पार्ट कुछ के पास है, सम जे आर के। अगला है नो के इज़ आई, मतलब के का कोई भी पार्ट आई के पास नहीं जाएगा, तो इस तरीके से हमने ये डिनोट कर लिया। अब कंक्लूजन्स पे जाते हैं, सीधा लिखा है सम जे आर नॉट एल। अब देखोगे जे का कुछ पार्ट का एल के मतलब एल के पास नहीं है, ये एल है, ये लास्ट में आई नहीं है, एल है ये। सम पार्ट ऑफ जे इज़ नॉट एल, तो देखोगे जे का कुछ पार्ट, देखो आप ऑल पूरा के एल नहीं है, और ये वाला पार्ट भी तो एल नहीं होगा, और ये वाला पार्ट कॉमन किसके पास आ रहा है, जे के पास। तो हाँ ये श्योर है, दे रखा है, सही दे रखा है, सम जे का कुछ पार्ट के पास नहीं जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। अगली हमारी कंडीशन है सम एल आर नॉट जे, देखो इसने रिवर्स करके पूछ लिया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। अब यहाँ से तो आपको रिलेशन पता है, पर जे से क्या कहते हैं, एल से जे के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो हम बता नहीं सकते, और डेफिनेट में पूछा है। हो सकता है आप ये मान लो, इसको इस तरीके से बना दो चार्ट को, यहाँ पर एल लिख लो, तब भी तो ये कंडीशन सही रहेगी, तो ये तो पूरा जे के पास जा सकता है। तो सम तो मतलब इसने नेगेटिव पूछा है, तो ये हो गया गलत, तो ओनली आंसर नंबर 1 इज़ ट्रू होगा इसका। अगले पे बढ़ते हैं, इस अगेन इसको कीजिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट नो यू इज़ वी, तो ऐसे बनाया हमने, नो यू इज़ वी, मतलब कोई इनका रिलेशन नहीं है, नेगेटिव का रिलेशन है, मतलब कोई भी यू वी के पास नहीं जाएंगे। अगला ऑल यू ऑल वी, यानी कि सारे वी हैं ना, ये टी है, ठीक है। फिर अगला ऑल टी, मतलब ये जितने भी टी है ये क्या है आपका, एक्स है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। सबसे पहला कंक्लूजन है सम टी आर नॉट यू, हाँ देखोगे आप, देखो ये टी का ये वाला पार्ट जो वी के पास है वो यू के पास नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ही बोला था ऑल यू इज़ नॉट वी, तो ये ट्रू हो गया। अगला है ऑल यू कैन बी टी, सारा यू क्या क्या टी के पास जा सकता है, देखो कैन वी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ये डेफिनेट नहीं पूछा गया, ये पॉसिबिलिटी में पूछा है, क्या हम सारे यू को टी के पास ले जा सकते हैं, हाँ। आप ऐसे करके अगर यहाँ पे डायग्राम बना लोगे तो तब भी आपका डायग्राम तो सही होगा ना, देखो नो यू इज़ वी आ गया, और इस तरीके से आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, दो बहुत ट्रू हो जाएगा, मतलब आंसर नंबर 1 एंड 2 इज़ ट्रू। अगले पे बढ़ते हैं, इसको कीजिए।
चलो इसको ट्राई करते हैं, क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओनली एम आर एन। देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। जब भी आपके सामने ओनली एम आर एन आए तो आप इसको ऐसे करो, जो बाद का आपका क्या कहते हैं वेरिएबल होता है उसको पहले लिख दो, एन लिख दो ऐसे तरीके से, और उसको ऑल मान लो, ऑल एन आर एम। तो ये कंडीशन होती है ओनली की, मतलब कि ऑल एन आर एम, मतलब उल्टा हो जाता है यहाँ पर। इसको ले लो बाहर वाले को अंदर और बाहर वाले को ले लो उसके बाहर, यानी कि ऑल एन आर एम हो गया। फिर आए ओनली फ्यू, ओनली फ्यू मैंने बताया था सम होता है, ओनली फ्यू एन आर ओ। तो ये देखो ओनली फ्यू एन, तो एन तो ये रहा, ओ इस तरीके से आ जाएगा। फिर है ऑल ओ आर टी, जितने भी ओ हैं टी है, ये तो सिंपल सा है। इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन ने कुछ पूछे हैं, सम टी आर एन, देखो हाँ टी का कुछ पार्ट एन के पास जा सकता है, हाँ देखो ये टच हो रहा है इधर चले जाएगा। और सम ओ आर एन, हाँ ये भी देखो यहाँ पर जा रहा है। तो ये आने यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ट्रू। ये देखिए डायग्राम बनाया, क्या पूछा, सम टी। देखो वो शायद गलत बन गया मेरे से, दोबारा इसको ट्राई करते हैं। मैं दोबारा इसको बनाता हूँ, दोबारा बनाते हैं। ओनली एम आर एन मतलब कि ऑल एन एम, ठीक है। ओनली अ फ्यू एन, एन दे रखा है ना इधर, ओ, ठीक है। ऑल ओ आर टी, ठीक है। तो सम टी आर एन, तो देखो ये आंसर यहाँ पर गलत दिया गया, मिस प्रिंट हो गया। ये डायग्राम भी आप इसको हटा देना, इसका आंसर होगा बोथ ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर वन और इज़ टू इज़ बोथ ट्रू। आप देखा अभी तक हमने किस तरीके से, देखो कितने क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर लिए। अभी हमने 5 करे थे मिक्स सीरीज़ के, उसमें 2 मिनट लिए थे, और ये 5 क्वेश्चन ये करे। मानो आप इसमें 3 मिनट ले लोगे मैक्स टू मैक्स, तो 5 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए। मतलब ये मानो ये पेपर आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इसमें 4 पजल हैं और एक नई पैटर्न की क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग है। फिर भी आपने इसमें 10 क्वेश्चन 5 मिनट में कर लिया। अब दिमाग में आएगा अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें सीधा पजल पे जाना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। कुछ और का मतलब इसमें कोडिंग डिकोडिंग है। मेरे हिसाब से आपको पहले कोडिंग डिकोडिंग ट्राई करना चाहिए। आप उसके अंदर कम से कम 1 से 1.5 मिनट दें। अगर आपका लॉजिक एकदम आ जाता है, 1 मिनट के अंदर आ जाता है, तो आप उसमें इजीली 5 स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो आप उसको छोड़ के किसी और क्वेश्चन पे बढ़े पजल पे। तो देखते हैं हमारा क्या था अगला। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ये देखो ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। मैं आपको इसके लिए देता हूँ, 1 मिनट पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं। आपको इसके लिए देता हूँ मैं आपको 1.3, मतलब 1.5 मिनट देता हूँ। आप इसको ट्राई कीजिए, क्या पता आपको कुछ इसके अंदर क्लू मिल जाए। तो और क्लू मिल गया तो बहुत अच्छा, फिर तो 5 नंबर पक्के। नहीं तो फिर हम स्किप करेंगे इसको और फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। चलो टाइम ख़त्म होता है, 1.5 मिनट। देखिए इसका कोड क्या है, कैसे इसको चेक करना था।
शायद आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, काफ़ी इजी था ये। देखो सबसे पहले हम देखो इसके कोड पर जाते हैं। ये तो इसके वर्ड दिए हुए कोडिंग है। क्या आप देखोगे क्या कॉमन है इसमें, देखो 1 1 1 15 15 15 1 1 1 15 21 15, यानी कि पहले आपने देखा तो सारी बोबल आ रही थी यहाँ तक, और यहाँ भी बोबल आ रही है, मतलब सारी बोबल दे रखी है क्या, हो सकता है सारी बोबल दे रखी हो, आपको पता होगा। A E I O U इनकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। ए का होता है 1, ई का 5, आई का 9, और AEIO का होता है 15, और यू का होता है 21। हाँ शायद ये लॉजिक हो सकता है। अब हम इसे सर्च करने की कोशिश करते हैं। सर्च कैसे करना है, आप कोई सा ही वर्ड ले लो, क्योंकि इसमें देखो सबसे छोटा वर्ड लेना होता है, मगर सारे ही छोटे हैं, 3 3 के ही हैं। तो मान लो हमने ये बैग ले लिया, ठीक है, इसमें हो गया, मतलब वोवल ले रखा है, ठीक है, इसमें भी वोवल है, इसमें भी वोवल है, इसका प्लेस वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये गए इस पे भी वोवल ही है, वोवल है, वोवल है, ठीक है। इधर भी वोवल 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 वोवल। पर देखो आपने जब यहाँ पर नोटिस करा, ये सारा वोवल दे का ही दे रखा है, पर वोवल कौन सा वाला दे रखा है आप ध्यान से देखो। यहाँ पर तो देखो 2 वोवल आ गए और 5 तो आ रहा है। आप देखोगे लास्ट वाले का प्लेस वैल्यू दे रखा है, नहीं लास्ट का तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ देखो सब जगह मिड में था, मिड में था। तो यानी कि हमारा वोवल का कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसके अंदर, हमारा है मिड, जो हमारा क्या कहते हैं वर्ड है, जो भी वर्ड है, ठीक है, उसमें जो मिड है, मिड आपका जो उसके अंदर लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू है। तो ये हमें इजीली मिल गया, काफ़ी इजी था। आगे देखो इसी तरीके से आपको सारे इसके, अगर ये आपको कोड मिल जाता है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो जैसे इसमें दे रखा है हैज़ का क्या है, तो बीच में कौन सा है, आई, ए है, तो ए का क्या है 1, ये देखो आंसर इधर दे रखा है। अगला कौन सा है आपका विच, WICH, तो उसमें बीच का लेटर कौन सा है, देखो यहाँ कितने हैं, 5 है, तो ये है ना तीसरा 9वां, मतलब आई, तो 9 उसका आंसर है। आगे गए आर दे रखा है, देखो आर दे रखा है ना। अब आप उस हिसाब से करते, वोवल्स के हिसाब से करते, तो आप क्या करते इसको 5 टिक कर देते, पर लास्ट का नहीं दे रखा, इसने दे रखा है बीच का। तो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है सबको, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ठीक है, देखो आंसर 18 है। अगला है एंड, ये देखो फिर से देखो इस बार तो वोवल बीच में नहीं आ रही, पर आप वोवल मान के कर लेते तो एक आ जाता, और यहाँ देखो एक ऑप्शन में भी नहीं है, तो हमारा पूरा कंफर्म हो गया कि हमारा जो बीच वाला है ना, क्या कहते हैं मतलब बीच वाला है इसका, बीच में जो प्ले दे रखा है लेटर वर्ड में, वही प्लेस वैल्यू। तो एन का कितना होता है 14 होता है। आगे गए राइट दे रखा है, राइट में क्या देखो जी है, तो जी कितना आता है 7 नंबर पे आता है, ये आपको पता है। तो देखा किस तरीके से ये इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर पहले तो आपका 100% वो ही आएगा, 100 का 90% मान लो, 99% आपका ओल्ड पैटर्न चाइनीज़ डिकोडिंग आएगा। अगर मान लो किसी वजह से अगर एग्जामिनर ने पेपर हाई करा तो वो न्यू पैटर्न देगा। अगर न्यू पैटर्न देगा तो न्यू पैटर्न में इतने ही इजी देगा जितना मैंने आपको प्रीवियस क्या कहते हैं कई क्लासों में पेपर में ज़्यादातर में करवाया है, 5 6 क्लासों से, तो इस तरीके से देखा। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अभी तक आपने देखा कि हमने देखो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन तो कर लिए थे, जो हर कोई कर लेगा। और ये क्वेश्चन था, अगर जिस किसी का अगर मान लो माइंड सही टाइम पर डिसीजन ले लेता है कि उसे पहचान लेता है कोड, तो वो कर लेगा, नहीं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो मान लो ये वाला क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा आपको, मुश्किल से इसको क्वेश्चन करने में 3 मिनट लगेंगे, अब विद आंसर्स के साथ, मतलब कि आपके टिक करने पड़ेंगे जो आंसर है। तो कितना हुआ, मतलब कि 8 मिनट में आपके पास 15 क्वेश्चन हो गए, और ये काफ़ी इजी था मेरे हिसाब से, इस क्वेश्चन को हर कोई अटैम्प्ट कर लेगा। अब देखो अब हमारे पास सीधा सीधा हम जाते हैं पेपर पे, हमने पेपर देख ही लिया है, हमारे पास अब 4 पज़ल है। 4 पज़ल में से भी आपको पता है एक तो आपकी अनसर्टेन रो है, तो ये तो अनसर्टेन रो के लिए तो कोई प्रिपेयर नहीं होता, और ये काफ़ी थोड़ी ट्रिकी होती है। और हमारे पास टाइम कितना बचा है, आप देखो हमारे पास टाइम बचा है 8 मिनट हो गए थे, 13 मिनट बचे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ट्राई करेंगे तो हमारे 13 मिनट में 3 ही पज़ल हो पाएंगी, चौथी तो बहुत मुश्किल, कोई करना, मतलब कि कोई स्टूडेंट कर पाएगा जिसका पज़ल ज़्यादा अच्छा हो। बाकी हम डिसाइड करेंगे जब हम पज़ल सॉल्व करेंगे, क्या पता पज़ल इजी है कठिन है। अगर मान लो इजी होगी तो हमारे 4 भी हो सकते हैं, और कठिन है तो मतलब कि मतलब मॉडरेट है तो आपके 2 3 होंगे, अगर और ही ज़्यादा हाई दे रखा है तो फिर तो 2 ही होंगे। तो हम देखते हैं, हाई तो होगा नहीं प्री के अंदर, तो मॉडरेट हो सकती है या इजी। तो अब हमें क्या 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपकी एक अनसर्टेन रो है, आप इसको स्किप करो। एक था आपका ट्रायंगल, इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं 6 मेंबर। दूसरा था आपका सर्कल था, शायद उसमें 8 मेंबर थे। एक क्वेश्चन और था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आपको सबसे पहले कौन सा करना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सर्कल करना चाहिए, क्योंकि सर्कल हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करी होती है। देखते सर्कल वाला क्वेश्चन कहाँ पर है, देखो ये रहा सर्कल वाला आ गया।
ये सर्कल वाला क्वेश्चन है। मैं इसके लिए आपको 3 मिनट्स देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, आप इसको पहले ट्राई करो, फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन में क्या था। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। ये इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब पज़ल किस बारे में है, क्या है क्या नहीं है। अगर आपको पज़ल अच्छी तरह सीखनी है, मतलब कि एक एक चीज़ उसकी कॉन्सेप्ट सीखनी है, कैसे पज़ल बनाते हैं, तो मेरी एक 100+ पज़ल का सीरीज़ चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लो। उसके अंदर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक पज़ल के बारे में। बाकी बताता हूँ इस पज़ल में क्या है। देखो क्या लिखा है, 8 पर्सन्स, ठीक है, ये नाम दिए, इसको छोड़ो, स्किप कर दो, नाम मत पढ़ना, टाइम ही आपका बर्बाद होगा। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, नॉट नेसेसरी सेमीमीटर, ऑल आर फेसिंग सेंटर। मतलब इतना पढ़ने से हमें, ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन थी इतनी जनरल की। हमारे पास लिखा है 8 मेंबर है, ठीक है, उनके नाम दिए हैं और सारे के सारे इनसाइड फेस करते हैं। आप देखोगे ये जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आपकी पज़ल तो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है। मतलब पज़ल बहुत ईजी लग रही है देखने में, क्योंकि ये 2.5 लाइन की पज़ल है, आप इसको 2 लाइन की मानो, 2 लाइन की पज़ल है। तो अब हम देखते हैं पज़ल कैसे स्टार्ट करनी है। देखो आप कभी भी सर्कल बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे जैसे मैंने बनाया, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, जितने पेपर होगे उतने ड्रॉ कर लो। आप ऐसे मत बना रहा ओल्ड पैटर्न में सर्कल बना दिया, फिर 1 2 3 इस तरीके मेंबर बैठाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा उसके अंदर। देखते हैं, ये देखिए मैंने सीधा पजल स्टार्ट करा, यहाँ से मैं यहाँ तक, इतनी ही पजल थी हमारी। आप देखते हैं पहले लाइन में क्या लिखा है। पहले लाइन में लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट करा है, एफ सिट्स फोर्थ राइट ऑफ एच, इतना ही करा। देखो आगे भी कुछ लिखा हुआ है, पर आपको पता होगा प्रीवियस सेशन देखे हम पज़ल को, जितनी भी बड़ी बड़ी लाइन होती है उनको ब्रेक कर करके पढ़ते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न कम क्रिएट हो।
ठीक है, अभी ये वाला लाइन छोड़ देंगे, हम सिर्फ ग्रीन वाला ये वाला हाईलाइट वाला ही पढ़ेंगे। एफ सिट्स फोर राइट ऑफ एच, मतलब एफ फोर्थ राइट है किससे, एच से, मतलब एच से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने माना एच यहाँ पे बैठता है, तो एफ फोर राइट कहाँ होगा, आपको पता है ये सर्कल है। जब भी आपको राइट जाना होगा आप जाओगे इस तरीके से एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत, ऐसे घड़ी ऐसे ऐसे चल रही है ऐसे। पर जब पूछेगा लेफ्ट तो घड़ी के साथ यानी कि क्लॉकवाइज जाओगे, इस तरीके से होता है ये। तो हमने लिखा एच यहाँ लिख दिया, फोर्थ राइट है मतलब हमें एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा, तो 1 2 3 एफ आपका यहाँ आएगा। देखिए अगली स्लाइड में मैंने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, देखो एच के फोर्थ राइट में एफ बैठा है, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। तो इस तरीके से आपको कहा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम आगे गए, देखिए मैंने यहाँ पर येलो से करा है, मतलब ये हमारी लाइन पूरी खत्म नहीं होती, सेंटेंस पूरा खत्म नहीं होता। एंड फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई, आपको मैंने कई बार बताया ये एंड किसको किसके बारे में बता रहा है, एफ के बारे में या एच के बारे में। आपको बताया जब भी एंड आता है ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बता रहा है, यानी कि एफ के बारे में बता रहा है, यानी बोल रहा है एंड फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई, मतलब एंड किसको बोल रहा है, एंड की जगह आप लिख लो एफ। एफ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई, मतलब एफ है फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई। मैंने बताया था लेफ्ट के लिए आपको ऐसे चलना पड़ता है क्लॉकवाइज। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ई, ऐसे काउंट करोगे ना लेफ्ट के लिए ऐसे क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4 5, 1 लेफ्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। अगली लाइन में चलते हैं, देखो यहाँ पर मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है इसके अंदर, ये देखिए ई के फिफ्थ लेफ्ट, मतलब ई के फिफ्थ लेफ्ट में ऑफ ई लिखा है ना, किससे कंपेयर हो रहा है, ई से हो रहा है। एफ फिफ्थ लेफ्ट है ई के, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर आ गया। आगे हम बढ़े, देखो क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसिस बी। देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको देखो दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का जो इमीडिएट नेबर है, ठीक है, ई का इमीडिएट नेबर है वो बी को फेस करता है, कौन, ई नहीं, ई का इमीडिएट नेबर। इसमें काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको पजल ध्यान से पढ़नी है। देखो एक बार मैं और पढ़ के बताता हूँ, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसिस बी, मतलब है जो ई का इमीडिएट नेबर है वो बी को फेस करता है, यानी बी उसके सामने बैठा है। तो देखो इमीडिएट नेबर ई के कितने होंगे, ओबियसली दो ही होंगे, सर्कल चल रहा है, एक तो ये होगा एक ये होगा। देखो एच के सामने बी बैठा दो, पर यहाँ बी हम बैठा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी आपका एफ बैठा है। दूसरा नेबर कौन सा है आपका, ई का, ये वाला, तो इसके सामने बी तो हम बैठा सकते हैं ना, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, इमीडिएट नेबर ऑफ ई, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसिस बी। ठीक है, यहाँ तो आ नहीं सकता। देखिए अगली लाइन में ज़्यादा क्लियर देखो डायग्राम बना रखा है, इमीडिएट नेबर ऑफ ये वाला होगा, इसके सामने बी आ गया, इधर इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी एफ बैठा था। अगर एफ नहीं बैठा होता तो हमारी दो पॉसिबिलिटी बनती, बी को हम इधर भी प्लेस कर सकते थे। आगे हम चलते हैं, क्या लिखा है, देखो ये लिखा है बी फेसिस सी। अब देखो प्रीवियस में तो इमीडिएटली था, इसमें डायरेक्ट बोल रखा है, यानी बी फेसिस सी, यानी बी के सामने सी है, बी सी को फेस कर रहा, तो बी ये रहा तो सी यहाँ आएगा, ये हमारा बन गया इजीली। आगे हम बढ़े, ये देखो इधर मैंने बना रखा है डायग्राम में, आगे बढ़े, ये देखो लास्ट लाइन बची है, मैंने हाईलाइट करी है ग्रीन से, ए सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ डी। तो हम ऐसे बनाएंगे, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ डी इधर की तरफ आएगा। आप आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, अगर आप इतना पढ़ते हो, चलो मानो आगे की लाइन नहीं पढ़ी, इतना पढ़ा, तो आप कहाँ प्लेस कर सकते हो, डी आपने यहाँ करा तो ए आ जाएगा ना, देखो सेकंड लेफ्ट क्लॉकवाइज, ये डी यहाँ करा तो ए आ गया। तो दो पॉसिबिलिटी थी, पर पॉजल बहुत छोटी है और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो ए सेकंड लेफ्ट ऑफ डी बट नॉट नेबर ऑफ बी, आपको पता है बट किसके बारे में बताता है, बट फर्स्ट पर्सन के बारे में बताता है, मैंने कई बार बताया बट बोले तो वो भी फर्स्ट पर्सन के बारे में बताता है, ए के बारे में बोल रहा है, यानी कि ए नॉट नेबर ऑफ बी, लिखा है ना ए सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ डी बट नॉट नेबर ऑफ बी, तो बट की जगह आप ए लगा के कर सकते हो, ए नॉट नेबर ऑफ बी। ये देखो ए इधर नहीं आएगा, ए इधर नहीं आएगा, तो देखो बाकी प्लेस तो शायद फिल हो गए हैं, हाँ तो ए तो इधर ही आएगा, फिक्स हो गया। जब ए फिक्स हो गया और लिखा था ए सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहाँ आएगा, इसका देखो 1 लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट क्लॉकवाइज आप ऐसे चलोगे तो इस तरीके से होता है। ये देखो यहाँ पर मैंने देखो इस तरीके से बना दिया, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ डी और ए इज़ नॉट नेबर ऑफ बी, देखो ए नेबर भी नहीं है बी का। अब देखो आपका सारा हो गया चार्ट, अब एक पर्सन बचा, अब उसको यहाँ पर प्लेस कर दो, आपकी पजल बन जाएगी। देखो जो पर्सन बचा था मैंने उसको यहाँ प्लेस कर दिया, उसका नाम था जी। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, मगर इसमें ना देखो इमीडिएट नेबर, तो फेसिस, ये नोट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान आपका इधर उधर हुआ तो ये पज़ल आपकी गलत बन सकती है। बाकी इस पज़ल में कोई इतना ज़्यादा खास नहीं था,
ये काफ़ी इजी पजल है। जिस जिस स्टूडेंट की पजल पे काफ़ी अच्छी कमांड है वो इस पजल को मुश्किल से मेरे हिसाब से 1.5 से 2 मिनट में बना देगा। बाकी देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। अगर आपने एक बार पजल बना ली है तो इसके क्वेश्चन डेफिनेटली इजी आते हैं, क्योंकि ये आपका क्लर्क प्री है, इतने कठिन नहीं आएंगे। देखते हैं हम सीधा बढ़ते क्वेश्चन पे क्या है। हु इज़ नेक्स्ट टू सी। देखो नेक्स्ट का मैंने बताया था, नेक्स्ट को भी हम नेवर की तरह ही ट्रीट करते हैं सर्कल के अंदर, और रो में भी मैंने आपको बताया। देखो ये सी है, नेक्स्ट इसका ये भी माना जाएगा, ये भी, मतलब नेक्स्ट को आप नेवर मान ले करो। जब भी आए ना पूछे कि इसके नेबर, इसके नेक्स्ट कौन है, तो वो आपका नेबर ही होता है। किसके अंदर, सर्कल के अंदर और रो के अंदर। तो देखो इसका नेक्स्ट कौन सा, ए बी है और सी बी है। तो ए ऑप्शन, देखो ई ऑप्शन में देखो कोई कोई स्टूडेंट क्या करेगा, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ई को राइट करेगा, देखा हाँ ई आ गया और चलो बढ़ो आगे। पर आपको पूरा पढ़ना है। देखो इसके अंदर ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से हैं। देखो ई दे रखा, हाँ ए भी, मतलब दोनों दे रखा है। अगले में एफ तो है ही नहीं। अब लिखा आइदर ए और ए, या तो ए होगा या ई होगा। हाँ ठीक है, मतलब आइदर ई तो होगा, या तो ये भी होगा या ये भी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा, देखो क्वेश्चन क्या है। इफ़ जी इज़ रिप्लेस्ड बाई एक्स, मतलब कह रहा है जी को रिप्लेस कर दो एक्स से, मतलब जी को हटा दो। मैंने हटा दिया, इधर एक्स लिख दिया, ऐसे लिखना है आपको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड फ्रॉम राइट। देखो इसका सेकंड राइट ऑफ एक्स का कौन होगा, देखो फर्स्ट राइट सेकंड राइट ई होगा। ये रहा ई आंसर। आगे बढ़े हम, क्या लिखा है। हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में कौन है, देखो एफ ये है। तो बहुत स्टूडेंट को इसके क्या कहते हैं, लेफ्ट और राइट में कंक्लूजन होता है कैसे काउंट करें। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही ऐप बोला है ऐप ने ऐप बना दिया, आप यहाँ पर टाइम लिख दो। यहाँ पर मान लो 11 बज रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर करते हो क्या कहते हैं, आप यहाँ पर टाइम ऐसे करके क्या कहते हैं बढ़ाते हैं, तो वो आपका लेफ्ट काउंट होता है। आप यहाँ पर टाइम करोगे तो ये आपका राइट काउंट होगा। तो हमें राइट पे जाना था, यानी कि टाइम कम होगा। 1 लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, यानी कि जी है इसका आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी जी। आगे बढ़े। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी। देखो सी ये रहा मेरा, ढूंढ लिया। बी ये रहा, इनके बीच में कितने मेंबर है, देखोगे 1 2 3, और यहाँ पे भी 3। तो डेफिनेट में आंसर आएगा हमारा 3 आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, 3 पर्सन होंगे। आगे हमारा है क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन बिटवीन सी एंड डी। देखो सबसे पहले सी ढूंढो फिर डी। ये देखो सी, डी ये रहा, सी ये रहा, इनके बीच में कितने पर्सन है। देखो यहाँ पर देखोगे तो 2 है, 1 2 3 4 यहाँ। अगर देखो इसमें देखो 2 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है, और कोई आप आंसर दे नहीं रखा कि ये बहुत होंगे, तो हमारा आएगा नन ऑफ दी अबो। ये देखो इस तरीके से आंसर देगा। देखो अभी तक हमने देखा किस तरीके से ये पेपर हमें देखने में शुरू शुरू स्टार्टिंग में कितना कठिन सा लग रहा था, कि इसमें 4 पजल पूछी गई है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया है, तो फिर भी हमने इसके काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। इसी तरीके से, इसी स्ट्रेटेजी से आपको अटैम्प्ट करना है। तो आप कठिन पेपर में, क्योंकि पेपर कितना भी कठिन हो, आपके 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। वो प्री में इसी तरीके से देता है। अभी तक हमने क्या देखा, देखो 5 हमने करे सीरीज़ के, मिक्स सीरीज़, फिर 5 करे स्लॉक से, 5 करा कोडिंग डिकोडिंग, फिर 5 करा हमने ये वाला आपका क्या था, ये सर्कल वाला। तो कितने हो गए हमारा। देखो इस पेपर के अंदर भी हमने 20 अटैम्प्ट कर लिए। अभी हमें कठिन लग रहा था, देखो फिर भी 20 अटैम्प्ट हो गए। और कितने मिनट लिए थे अभी हमने, देखो इसमें लिए थे हमने शायद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हो गए। फिर इसमें कितने लिए थे, इसमें लिए थे 3 मिनट, 8 8 मिनट थे, मतलब 13 मिनट बचे थे। अब इस क्वेश्चन में कितने मानोगे, चलो 4 मिनट मान लो, तो 12 मिनट है, मतलब हमारे पास 8 मिनट बचे हैं। मतलब 8 मिनट में 2 पजल अच्छी तरीके से हो सकती है। अगर आपने 2 पजल अटैम्प्ट कर ली तो आपके 30 हो जाएंगे। मतलब ये जो पेपर आपको काफ़ी कठिन सा लग रहा था, उस पेपर के अंदर भी आप 30 अटैम्प्ट करके आओगे, अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो। बाकी देखो अब पजल में हमारी कौन कौन सी बची है, कितने मिनट, 8 मिनट बचे, अब हम 2 पजल करेंगे। देखो 2 पजल है। एक तो हमारी थी क्या कहते हैं, ट्रायंगल वाली, ठीक है। एक हमारी थी अनसर्टेन नंबर ऑफ मेंबर बैठे। तो हम अनसर्टेन को मत उठाना, क्योंकि अनसर्टेन अभी इतनी इजी नहीं होती है, और प्री में पूछ रहा है, तो आप पहले उस क्वेश्चन को करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो मैं सबसे पहले इसका उठा लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, कौन सा, ट्रायंगल वाला, और इसमें 6 मेंबर हैं, तो शायद ये ईजी पड़ेगा। आप उस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा ट्राई करो, कर पाओगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं कहाँ है ट्रायंगल वाला आपका, ये रहा ट्रायंगल। और इससे पहले एक पजल आई थी, वो भी देख लेते कौन सी थी, मुझे याद नहीं अच्छी तरह। ये देखो ये थी आपकी रेक्ट, मतलब स्क्वायर वाली। अच्छा, तो स्क्वायर को से ज़्यादा तो ये इजी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर देखो 6 मेंबर हैं, तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगी आपको। और इसको आप पढ़ लो यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको अगेन इसके लिए देता हूँ, आपको 2 मिनट देता हूँ, कि ये पजल इजी सी लग रही है, शायद ये जल्दी हो जाए। कीजिए इसको।
चलो 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट से ज़्यादा ही। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इस पजल में। देखो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं क्या बोला गया है। ये 6% है, ठीक है, नाम दिए हैं। आर सिटिंग इन अ ट्राइंगल, ठीक है। ऑल द अबो इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऐसे आपको जल्दी जल्दी रीड करना है। 3 पर्सन आर सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एंड रेस्ट आर सिटिंग इट मिडल ऑफ द ट्राइंगल। ऑल द अबो आर फेसिंग सेंटर। आप देखोगे ये पजल देखने में इतनी बड़ी लग रही थी, पर ये पजल इतनी बड़ी नहीं है। ये तो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि इंट्रोडक्शन दिया गया कि पजल किस बारे में, कितने मेंबर है, कैसे देख रहे हैं, कहाँ है। तो आप जज मत करो कि इतनी बड़ी पजल है। पजल सिर्फ इतनी है, 3 लाइन की है। तो देखो जो मैंने पजल में पढ़ा क्या समझा। देख तो 6 मेंबर है, ठीक है, ट्राइंगल में बैठे हैं, ठीक है। 3 बैठते हैं मेंबर में और बाकी रेस्ट। रेस्ट कितने बचे? जब 3 बैठ गए, 6 मेंबर है तो 3 ही तो बचे। और 3 कहाँ बैठते हैं? मिडल में। और सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये देखना है कि ऑल फेसिंग सेंटर, ऑल द अबो आर फेसिंग, मतलब जितने भी सारे मेंबर है वो सेंटर कर रहे हैं। मतलब ईजी हो गई हमारी ये, सारी ईजी हैं, सारे सेंटर फेस कर रहे हैं। देखो जिस तरीके से इसने इंट्रोडक्शन बोला, इतनी बड़ी लाइन, कितना बड़ा पैराग्राफ था। मैंने इसका एक इतना सा ये बना लिया डायग्राम, मतलब मैंने देखो ट्रायंगल बना दिया। और 3 मेंबर कॉर्नर में, कॉर्नर मैंने आपको बताया था 2 लाइन से मिलके ऐसे करके, जो 2 लाइन एक दूसरे को यहाँ पर करती है ना, ये मिल रही है इस तरीके से, वो आपका कॉर्नर कहलाता है। ये कॉर्नर हो गया। मिड आपका ये हो गया, आपको पता ही है ये मिड। तो 6 मेंबर बिठा दिए। अब सीधा चलते हैं पजल पे, देखते हैं पजल में क्या बोला गया। देखो मैंने सबसे पहले पजल ले ली, इतनी सी पजल है आपकी, और ये सीधा हाईलाइट करी, सी मिडल ऑफ द ट्रायंगल एंड फेसिस यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सी मिडल ऑफ यू ट्रायंगल में बैठता है। देखो मिडल तो ये भी है, मिडल ये भी है, मिडल ये भी है। आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं। जैसे सर्कल होता है वैसे ही आपका ये ट्रायंगल होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप कहीं से भी करोगे तो क्वेश्चन का मतलब कि आपका आंसर सेम ही आएगा। पर देखो ईजी, हाँ मेरे को यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ से देखो मेरे को सीधा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो मिडल मेरा ये आ गया। मैं इधर क्यों जाऊँ? तो मैंने एस यहाँ बिठा दिया। ऐसे लिखा है ना, मिडल ऑफ ट्रायंगल एंड फेसिस यू, मतलब उसको सामने यू है, यू को फेस कर रहा था। देखो 2 तो हमें मिल ही गए इसके अंदर, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने देखो बनाया इस तरीके से, एस मिडल में बैठा हुआ है और फेस करता है यू को, ये आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर आपका येलो से हाईलाइट करा है, मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी। हमने इतना पढ़ा और बाकी आगे भी है। अगर आप मोर देन एस पी करोगे, देखो 1 2 3, मोर देन 2 का, पहले आप मोर देन 2 का मतलब समझ लो। मोर देन 2 का मतलब क्या होता है? मोर देन 2 का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 होंगे या 3 से ज़्यादा। अगर आपका एस यहाँ पर है और मोर देन 2 काउंट करोगे 1 2, तो ये मोर देन 2 मतलब 3 होगा। 1 2 3, यहाँ पर एस आ जाए, यहाँ पर आपका वो आ जाएगा, क्या था, पी। या यहाँ पर भी पी आ सकता है भाई, मोर देन 2 है ना, 1 2 3 हो गया तो या तो आपको यहाँ पर आएगा मोर देन 2 में, यहाँ पर आएगा। सिमिलरली एक कंडीशन और बचेगी, बनेगी 1 2 3, या पी यहाँ आएगा, यहाँ पी। तो देखो कितने सारे आपकी पॉसिबिलिटी आ गई, 4 आ गई। मगर आपको पूरी लाइन को अच्छी तरह पढ़ना है। आगे आप लाइन पढ़ोगे तो आपको हिंट जरूर मिलेगा। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी, आगे लिखा ना, वैन काउंटिंग राइट ऑफ एस। देखो काउंटिंग लेफ्ट, लेफ्ट लिखा, राइट नहीं, काउंटिंग लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट से काउंट करो। जैसे कि आपको पता, अभी हमने सर्कल करा था, तो हम कैसे काउंट करते थे? देखो ये सर्कल है, इधर मेंबर बैठा है, तो लेफ्ट काउंट करने के लिए क्या करते थे? क्लॉकवाइज चलते थे ना। तो सिमिलरली आप ऐसे ही इसमें काउंट करोगे ये, क्योंकि एक तरीके का सर्कल ही है ये, सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है। इसमें इसी तरीके का काउंट करा जाता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट साइड में क्यों चलेंगे? क्योंकि ये सारे मेंबर इन देख रहे हैं, तो हमारा लेफ़्ट साइड इधर ही काउंट होगा। अगर आउटर साइड देख रहे होते तो वो हमारी डायरेक्शन बदल जाती है, लेफ़्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ़्ट हो जाता है। तो देखा हमने, वैन काउंटिंग क्या कहते हैं, लेफ़्ट ऑफ एस। तो मोर देन 2, 1 2 3, मोर देन 2 का मतलब 3 होंगे या 3 से ज़्यादा, तो मतलब पी हमारा यहाँ आ सकता है, पी यहाँ आ सकता है। तो 2 जगह हमारा पी आ सकता है, ठीक है। हम आगे बढ़े। देखो अभी भी मैंने पी को प्लेस नहीं करा, क्योंकि मुझे आगे लाइन पढ़ी तो एक हिंट मिला, पी इज़ नॉट नेबर ऑफ एस। पी नेबर नहीं है एस का। नेबर मैंने बताया था आसपास के होते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा। तो पी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि लेफ्ट से आपके 2 से ज़्यादा है। तो पी के लिए फिक्स कंडीशन बची ये इस तरीके से। आपने देखा किस तरीके से हमने 2 लाइनों को मर्ज करके एक कंक्लूजन निकाला और पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर दिया। ये देखिए सीधा सीधा बन गया आपका। 2 मेंबर हैं पी एंड एस के बीच में, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2। और जब काउंट करते हैं पी के लेफ़्ट से, देखो पी के लेफ़्ट से यहाँ से चलोगे ना, 1 2, 2 से ज़्यादा 3 होने चाहिए। तो पी यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। पर आगे बोला पी इज़ नॉट नेबर ऑफ एस, तो पी के नेबर नहीं है एस, तो यहाँ तो आएगा नहीं। तो एक ही कंडीशन बची, ये पी आ गया।
आप देखो आखिरी लाइन बची है इस पजल की, जो मैंने रेड से हाईलाइट करी है, क्यू सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ आर। क्यू सेकंड लेफ्ट है एस के। आप देखोगे क्यू इस तरीके से हो ना, क्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, एक का गैप होगा, वन लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। आप देखोगे यहाँ पर आप क्या कहते हैं, क्यू को एस को बिठाओ, लिखा है ना क्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, आर को बिठाओ तो ऐसा आ गया। पर आप यहाँ पर बिठाते हो इस जगह पर किसको, आर को, तो क्यू आ नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी यू बैठा है। अगर आप यहाँ पर आर बिठाते हो तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ऑलरेडी पी। तो आपकी एक ही कंडीशन बचती है, मैं दिखाता हूँ इस वाले में, इस डायग्राम में क्लियर देखो, क्यू सेकंड राइट ऑफ आर, आर के मतलब सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, एक लेफ्ट दो लेफ्ट, इस तरीके से आ गया। इस तरह मैंने बताया था आ नहीं पाएगा, इधर नहीं आ पाएगा आपका, इधर नहीं आएगा, तो ये एक ही कंडीशन बची। अब आप देख सकते हो हमारे को 5 मेंबर मिल गए, एक मेंबर बचा है, आप वो इधर प्लेस कर दो। जब आपने एक मेंबर प्लेस करा तो इधर टी था, तो देखो पजल कितनी इजीली हमारी बन गई। अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसके अंदर। हु सिट्स अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट कौन है, मैंने बताया था अपोजिट मतलब आमने सामने वाला या फेसिस कर लो, ये माना जाता है। पी के सामने टी है या इसके अपोजिट टी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। आप सीधा आर पे जाओ, आर पे मैं गया, फिर मैं क्यू पे गया, कितने पर्सन बैठे हैं आर एंड क्यू के, यहाँ से काउंट करोगे एक, और यहाँ से ऐसे काउंट करोगे तो 1 2 3। आप देखो एक और तीन कहीं दे रखा है, देखो नन दे रखा है, एक और तीन दोनों जगह दे रखा है, तो यानी कि हम आंसर नहीं बता सकते, और ये ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। आगे हम गए, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड पी। यू देखा हमने, पी देखा, ठीक है। वैन काउंटिंग राइट ऑफ पी, पी के राइट से काउंट करना है आपको इस बार। आप पी का राइट काउंट का करोगे, यहाँ नहीं, यहाँ तो आपको बताया था मैंने लेफ्ट होता है क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज करोगे ना तो वो राइट होता है। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने मेंबर बैठे हैं, जीरो है, जीरो कह लो या नन कह लो, बात एक ही है, कोई नहीं। आगे हम गए कि क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट टी, टी के बारे में कौन सा ट्रू है। तो देखो टी के बारे में क्या लिखा है, इमीडिएट राइट ऑफ यू, ये देखो यू है, यू का देखो इमीडिएट राइट यही तो होगा। मैंने बताया था एंटी क्लॉक चलोगे, ये एंटी क्लॉक ही तो चल रहा है, क्लॉक तो ऐसे चलता है, ठीक है। ये भी आप जल्दी जल्दी में कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे, चलो ठीक हो गया, पर आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने, नन ऑफ द वो भी दिया है। फिर का इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, और लेफ्ट आई लेफ्ट भी, यानी कि दूसरा भी सी, ऐसे कैसे हो सकता है। फेसिस पी, हाँ टी फेसिस पी, ये भी ठीक है। थर्ड राइट ऑफ आर, एक दो तीन, हाँ थर्ड राइट ऑफ आर, मतलब सारे सही हैं। या तो यहाँ तक ऑल ऑफ अबो होता, यहाँ ऑल ऑफ अबो नहीं है, तो हमारा इसका मतलब है कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, मतलब इसमें से कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे ऑल द अबो होता तो कर लेते, और किसी एक को तो हम टिक कर नहीं सकते, मतलब नन ऑफ द अबो, कोई ऐसा ऑप्शन ऊपर नहीं दिया गया है जिसको हम टिक कर सकें। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ इफ़ आपको बताता है कंडीशन पी एंड एस इंटरचेंज पोजीशन, ये देखो पी ढूंढ लो, ये रहा पी और एस, मतलब ये दोनों इंटरचेंज पोजीशन करते हैं, इसका मतलब है एस इधर चले जाएगा और पी इधर आ जाएगा, इंटरचेंज का मतलब यही होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड राइट ऑफ एस, अब एस कहाँ चलेगा, ये चलेगा ना, और सेकंड राइट के लिए आप एंटी क्लॉक चलोगे, एक और दो, तो आंसर आएगा टी, ये टी आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो ये दे रखा है, तो देखा अभी तक आपने, हमारे पास 8 मिनट बचे थे, इस पजल को आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो 4 मिनट लगेगा। तो हमारे पास 4 से 5 मिनट बचे हैं, और हमारे पास पजल बची हैं 2। अब हम क्या करें, एक तो हमारी बची है अनसर्टेन रो, एक बची है हमारी कौन सी, स्क्वायर वाली। मेरे हिसाब से देखो आप करने को कोई सी भी कर सकते हो, मगर जो ज़्यादा स्टूडेंट क्या कहते हैं प्रैक्टिस में होते हैं, उन्होंने सर्कल की अच्छी प्रैक्टिस करी होती है, और आपके रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, अनसर्टेन रो की इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती लोगों की, और वो उसमें फंस भी सकते हैं। देखो अब आपके पास मुश्किल से 5 मिनट ही बचे होंगे, ज़्यादा नहीं बचे, तो मेरे हिसाब से आप 5 मिनट में वो पजल करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आप काफ़ी फैमिलियर हैं जिस पजल के साथ, आप करने को कर सकते हो। अगर वो नहीं बनी तो आपके 5 मिनट पूरे बर्बाद जाएंगे। अगर आप उसको, जो पजल मेरी अभी बची है, कौन सी बची है, स्क्वायर वाली, अगर आप उसको धीरे धीरे भी करते हो ना, संभल के, तो 100% गारंटी है वो पजल होनी होनी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको बता देता हूँ फिर से इसके अंदर टाइमिंग, ये देखिए, ये मेरी लास्ट पजल बची है, और हम अभी तक 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो हमें पेपर काफ़ी क्या कहते हैं कठिन सा लग रहा था। ये देखिए, मैं आपको सीधा इसके अंदर 5 मिनट है तो 3 मिनट देता हूँ, तो 3 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखो 3 मिनट स्टार्ट होते हैं।
अभी टाइम लगेगा, ले जा तू अंदर से आके। हाँ डेढ़ लग जाएगी। हम्म, कितने डेढ़ लगेगी? अरे लग जाएगा, बता दूंगा तुमको। आधा घंटा? नहीं नहीं, 15 मिनट लग अच्छा जाएगा। फिर तो ठीक। प्रोसेसिंग चालू हो गई है इसकी बस। मैं भी कर रहा हूँ काम, बाद में आता हूँ, होने दे। 15 मिनट होगा तो कोई बात इसकी हो गई, प्रोसेसिंग हो गई है इसकी। नहीं। और आटा सेक दो इसको फिर। बारिश से पूछे थे लोग हैं? अब कैसे दूं? चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है। पहले तो देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। 8 पर्सन्स नाम लिखे हैं, छोड़ो इनको। सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। 4 पर्सन आर सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ टेबल एंड फेसिंग आउटसाइड सेंटर, ठीक है मतलब। और 4 पर्सन सिटिंग एट मिडल ऑफ द टेबल एंड टूवर्ड्स द सेंटर। ऑल द अबो इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। आपको जो इतनी बड़ी पजल लग रही थी वो इसमें से इतना तो इंट्रोडक्शन है। सिर्फ पजल आपको देखा जाए 1 2 3 4 लाइन ही की है, 4 क्या 3 लाइन की मानो उसको। तो देखो जो इतना हमने ये इंट्रोडक्शन से क्या समझा कि आपके 8 पर्सन्स हैं, ठीक है, उनके नाम दिए हैं। वो एक स्क्वायर टेबल पे बैठते हैं, जिसमें से 4 तो आपके कॉर्नर पे बैठते हैं और वो आउटसाइड सेंटर मतलब कि बाहर की तरफ देख रहे हैं, और बाकी जो 4 हैं वो मिडल में बैठे हैं और वो अंदर देख रहे हैं। तो देखो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन से ये हमें, ये देखो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा, ये इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा थी, पर ये इंट्रोडक्शन था। हमने एक स्क्वायर बनाया, 4 मेंबर को कॉर्नर पे बिठाया, वो बाहर देख रहे हैं, तो ये मैंने इस तरीके से बाहर की तरफ बना दिया। आपको एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना है, क्योंकि आपको तो आंसर टिक करने वहाँ पर दिखाना नहीं है किसी को। तो ये बाहर, और जो मैंने ऐसे से करे ये अंदर, तो ये 8 मेंबर हो गए। अब देखो पजल, ये पजल देखो इतनी सी पजल है आपकी। देखो पहला लाइन आपने सोच रहे हो क्यों छोड़ा, अभी पता चल जाएगा आपको। इसमें लिखा है सी फेसिस सेंटर, आपका देखा सी फेसिस सेंटर, आपने सी फेसिस सेंटर देखा, और थोड़ा आप आगे पढ़ोगे ए सिट सी ऐसे तो अभी आपको कहीं नहीं मिला, क्योंकि आप पूरी पजल तो पढ़ोगे नहीं पेपर में, तो आप छोड़ दो। तो पहला छोड़ा, फिर मैंने आगे बढ़ा, देखो कैसे करनी होती है पजल। आगे बढ़ा, ए इज़ कॉर्नर और ए एंड बी आर नेबर, मतलब मुझे आगे कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है, तो मैं पजल यहीं से स्टार्ट करूँगा। मतलब कि ऐसा होता है कि पहले आपका कोई पॉइंट दे रखा और उससे इंटर रिलेटेड या रिलेटेड आपका कोई अगला पॉइंट है, तो तभी इम्प्लीमेंट करें। आप सी कर ले तो आपको पूरी पजल पढ़नी पड़ती है, आगे हो सकता है कोई ना कोई हो, पर आप पूरी पजल को नहीं पढ़ पाओगे, या तो एक लाइन पढ़ोगे या 2 लाइन। तो मैंने पढ़ा आगे,
ए सीट्स कॉर्नर, तो मैं ए को कॉर्नर पे बैठा दूंगा, तो कॉर्नर ये है, या यहाँ बैठा लो या कहीं भी बैठा लो, मान लो मैंने ए यहाँ बैठा लिया। अब बोल रहा है ए एंड बी आर नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है, मैंने यहाँ बी बैठा दिया, यहाँ पे बी बैठा दिया। आप बैठा सकते हो या और आगे पढ़ो, देखो बी सीट्स इमीडिएट, मतलब आगे हिंट है तो आप ही बिठाओ मत। तो देखो मैंने यहाँ पर ए कॉर्नर, यहाँ पर मैंने पहले तो इम्प्लीमेंट कर दिया, ए कॉर्नर है तो ए को तो बैठा ही दो। फिर ए बी से था कनेक्ट, ए बी नेबर, तो ए बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। आप मगर आगे बी के बारे में कुछ बोला है तो अभी हम उसके बारे में, मतलब कि ये देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है किससे, येलो से, और इम्प्लीमेंट आगे नहीं करा है क्योंकि मुझे आगे हिंट था तो मैंने इसको छोड़ दिया। आगे करा है देखो, अब मैंने रेड से हाईलाइट करा है, मतलब अब मुझे यहाँ से येलो से लेके ये जो रेड तक हाईलाइट करा ना, इनको मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा पॉइंट को। जब आप कनेक्ट करोगे तो पॉसिबिलिटी कम आएगी और इजीली बन जाएगा। ए बी आर नेबर, ठीक है, बी इधर भी आ सकता है इधर, और बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, और बी इमीडिएट राइट है डी के। तो देखो किस तरीके से हुआ है, ये देखो मैं बताता हूँ, ये कहाँ आगे बढ़ रहा है, इरेज करते हैं इसको। देखो या तो बी आपका यहाँ आएगा या बी यहाँ आएगा, रफली बिठा लेना आप, ठीक है। और क्या लिखा है, डी इमीडिएट राइट, इमीडिएट का मतलब क्या होता है, पास में ही होगा, इधर तो डी है, ए है तो डी आ नहीं सकता, इधर डी बिठा दो और इधर डी बिठा दो। अब आप सोचो जरा दिमाग से कौन सा इसमें सही होगा या दोनों ही सही होंगे। देखो हमने थोड़ा सा सोचेंगे, देखो ये है बी और इमीडिएट राइट है डी, आप सोचोगे इमीडिएट राइट एकदम ठीक हो गया, पर आपको ऐसे नहीं करना, आपको मेंबर देखना है। ये मेंबर कहाँ देख रहा था, फेसिस आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब है ये बाहर देख रहा था। मैंने बताया जब भी बाहर देख रहा हो तो चेंज हो जाता है। अभी तक हम क्या कहते हैं, ऐसे करके कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, क्या काउंट कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज हम कर रहे थे राइट काउंट। आप राइट नहीं माना जाएगा, ये लेफ़्ट माना जाएगा। आपका राइट क्या कहते हैं, लेफ़्ट, तो ये राइट तो ये माना जाएगा। तो आप बहुत स्टूडेंट होंगे जल्दीबाजी में इसको ना देख के कर देंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है। इमीडिएट राइट ऑफ डी लिखा है ना, इमीडिएट राइट, वैसे तो देखो देखने में लग रहा है पर आप मेंबर भी देखो साथ में, मेंबर बाहर है, जब मेंबर बाहर है तो उसका राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ना कि एंटी क्लॉक। तो ये हमारा हो गया गलत। अब इसको देखते हैं, डी कहाँ देख रहा है, इसमें भी देखो डी बाहर देख रहा है और इमीडिएट राइट है, तो इमीडिएट राइट ही तो है, क्लॉकवाइज चाहोगे तो इमीडिएट राइट ऐसे होगा। तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट ध्यान देने। देखो इस तरीके से जो मैंने आपको ऊपर समझाया मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। क्या लिखा है, बी इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट होगा क्योंकि ये बाहर देख रहा है, इसका डायरेक्शन बदल गया है। अब क्लॉकवाइज आपका क्या कहते हैं, राइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा। यहाँ मैंने बताया क्यों नहीं है, आपको समझ आया होगा प्रीवियस स्लाइड में। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले पॉइंट पे हम बढ़े, इसमें लिखा है, देखो ग्रीन से हाईलाइट करा है, जी थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। तो अभी ना जी है ना ई है, पर हम थोड़ा सा आगे पढ़े, हु फेसिस ए। अब मैंने आपको कई बार बताया हु किसके बारे में बता रहा है, हु आपको किसके बारे में बता रहा है, सी के बारे में या ई के बारे में। मैंने बताया हु मतलब बताता है जो सेकंड पर्सन है, जो उसके बगल में बैठा है, यानी कि ई के बारे में बोल रहा है। ई फेसिस ए, तो आप देखो ए था, फेसिस मैंने बताया सामने वाला होता है, हमने सामने फेस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो ई मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। और अगला था सी थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, मैंने बताया देखो बाहर बैठा है तो लेफ़्ट कैसे काउंट होगा, वैसे तो आप लेफ़्ट ऐसे करते क्लॉकवाइज, पर क्लॉकवाइज नहीं होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज को लेफ़्ट करेंगे क्योंकि ये बाहर देख रहा है। तो 1 2 सी इधर आएगा। अगली स्लाइड में देखते हैं, ये देखिए क्लियर यहाँ पर बना रखा है, ए के सामने सी है, मतलब ए के सामने ई है और इसके सी थर्ड राइट है ई के, तो 1 राइट मतलब लेफ़्ट है, 1 लेफ़्ट, सेकंड लेफ़्ट और थर्ड लेफ़्ट, क्योंकि ये बाहर देख रहा था। आगे चले हम, आगे हमारा पॉइंट है, देखो क्या है, देखो इसमें लिखा है अगला, एफ इज़ नॉट फेसिंग सेंटर, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी आप, क्योंकि एफ इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। आगे हम गए, मैंने हाईलाइट किया है डी इज़ नेक्स्ट टू जी, देखो डी ये रहा, मैंने आपको नेक्स्ट बताया था, जैसे अभी हमने सर्कल करा है, स्क्वायर करा है ना, सर्कल करा है और वो करा है, मतलब स्क्वायर पहले प्रीवियस क्लास में करा था, ट्रायंगल। मैंने नेक्स्ट का क्या बताया था, जब भी आपका ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रो हो, तो नेक्स्ट वाला होता है पास वाला, मतलब कि डी के पड़ोस में आपका जी बैठा है, नेक्स्ट का मतलब यही होता है। आप इमीडिएट कह लो या नेक्स्ट कह लो, नेबर कह लो। तो देखो डी के नेक्स्ट में जी है, इधर तो आ नहीं सकता, बी बैठा है, इधर आ जाएगा जी, तो एक ही प्लेस था, ये मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पर। देखो आगे हम गए तो देखो हमारे कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। अब देखो ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा है, एफ इज़ नॉट फेसिंग सेंटर, एफ सेंटर फेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये देखो, नोट का आप ध्यान रखना, कभी जल्दीबाजी में आप सेंटर कर दो उसको, मतलब एफ है सेंटर फेस नहीं कर रहा है, मतलब कि बाहर दिख रहा है, तो एफ इधर आएगा, हो गया हमारा। अब एक मेंबर बचा है वो इधर आ जाएगा, देखो मैंने इस तरह से प्लेस करा है, इस तरह से प्लेस करा, ये वाला देखो जो एक मेंबर बचा था
एच बचा था मैंने कर दिया। और देखो इसमें लिखा है सी फेसिंग सेंटर, देखो सी हमारा सेंटर में ही आ रहा है, तो हमारी ये पज़ल पूरी तरीके से सही है। तो इस तरीके से आप पज़ल बना लोगे। ये पज़ल आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, थोड़ा सा टाइम लेगी कंपेरिजन, क्योंकि इसके अंदर कुछ पर्सन तो बाहर देख रहे हैं, कुछ आपके अंदर देख रहे हैं, तो आपको काउंट करने में थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा कि भाई ये बाहर देख रहा है तो अब लेफ्ट ये वाला नहीं होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है पज़ल, ज़्यादा नहीं लेगी आपकी ये। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं सीधा। जिस तरीके से हमने पज़ल बनाई उसी तरीके से क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लेफ़्ट कब लेंगे, राइट कब लेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पर्सन अलग अलग देख रहे हैं, मतलब कोई लेफ़्ट कोई राइट, इन और आउट। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, अब देखो ए है, अब क्या करता है कोई इमीडिएट राइट। इमीडिएट राइट हमको पता, हमें आदत ऐसी है कि हम इमीडिएट राइट ऐसे बढ़ लेते हैं ना क्लॉकवाइज, पर ऐसे नहीं करना। आपको देखना है ये बाहर देख रहा है अंदर, ये बाहर देख रहा है, तो इमीडिएट राइट इसका ये होगा सी। और आप देखोगे सी बी ऑप्शन में दोनों हैं, तो आपका सी आंसर आएगा ना कि बी। कितना सी आएगा, ये देखिए यहाँ आंसर दिया है। अगले में चलते हैं। हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सेम जैसे राइट पर था तो डी ढूंढो, आप डी ये रहा। अब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कहाँ कौन सा होगा, ये वाला होगा ना एंटी क्लॉक, तो जी होगा। आगे बढ़े, ये देखिए हु फेसिस एच, एच को कौन फेस कर रहा है, इसके सामने वाला बी, ये तो ईजी था। ऑप्शन नंबर ए, बी ऑप्शन। फाइंड आउट ऑड वन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से ऑड वन बताओ। देखो पहले एफ दे रखा है, एफ मैंने सर कर लिया, ई दे रखा है, टी दे रखा है, सी दे रखा है, ए। आप ध्यान से देखोगे इसमें से 4 मेंबर है, जैसे एफ ई डी ए, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, एक लोता सिर्फ ई है जो इनसाइड फेस कर रहा है, तो ऑड वन भी यही होगा, सी। आगे गए है हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी, एच एंड बी में कितने हैं बैठे हैं। देखो यहाँ से काउंट करोगे 3, यहाँ से काउंट करोगे तो 3 3 ही आएगा। तो देखा अभी तक हमने क्या करा, देखा इस पेपर के अंदर, जो पेपर हमें काफ़ी कठिन सा लग रहा था, उसके अंदर अभी तक हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए लगा लो। और 30 नहीं तो 25 तो हर कोई करेगा, क्योंकि मान लो किसी को कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न नहीं पता चला, वो न्यू पैटर्न, फिर भी 25 इस क्वेश्चन पेपर में करना काफ़ी ईजी है। अब देखो ज़्यादातर स्टूडेंट के पास टाइम खत्म हो गया होगा, उनके पास मुश्किल से 30 सेकंड ज़्यादा नहीं बचा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के थे। बाकी आपका एक क्वेश्चन बचा है रो वाला अनसर्टेन। अगर मान लो वो अनसर्टेन रो आप पहले कर लेते हैं ना, तो पूरा पेपर ख़राब हो जाता है, क्योंकि सबसे कठिन क्वेश्चन वो इसका यही होता है, क्योंकि हम उसके आदी नहीं होते हैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ क्या था, सीधा बिना टाइम बर्बाद करे। बाकी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं करा है वो इस क्वेश्चन को PDF फाइल मिलेगी, उससे रिवाइज़ कर ले। देखो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए सर्टन नंबर ऑफ पर्सन, मतलब यहीं से पता चल गया एक सर्टन नंबर पर्सन है आर सिटिंग इन अ लाइन, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, यहाँ तक पढ़ना है हमें। मतलब कि एक सर्टन नंबर पर्सन है, पर्सन के नाम नहीं दिए ना, तो मतलब अनसर्टेन है आपके, कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20, पहले नहीं बताया। बैठे तो सर्टन है, पर अभी हमारे लिए अनसर्टन है, क्योंकि हमें पता नहीं है। बस इतना हमने पढ़ा। देखो जितना हमने पढ़ा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा मैं आगे बढ़ा, वो मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। यहाँ से ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस पजल को ना अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है पूरा, जो आपके फिक्स पॉइंट हो, जैसे जेड थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स, ना जेड का पता ना एक्स का। 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड बी, हु इज़ नेबर ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। देखो इनके बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है ये आपका कहाँ बैठे हो कहाँ नहीं बैठे हो, कैसे काउंट करोगे आप, या तो इसको कुछ स्टोर करोगे। आप स्टोर करने से बढ़िया पहले आप पॉइंट देख लो। देखो 20 सेकंड राइट ऑफ एक्सट्रीम एंड, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। बी बैठा है एक्सट्रीम एंड से दूसरे पर, तो देखो बी यहाँ आ सकता है, मतलब ये एक्सट्रीम एंड मान लिया मैंने लेफ्ट का, ये राइट का मान लिया, ये भी है। ये देखो अगले में इस तरीके से हो गया। फिर मैं आगे बढ़ा, देखो मैंने कौन सा हाईलाइट करा है, सी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ बी। मैंने इसी से पॉइंट मिलता जुलता ढूंढा ना, सी में इमीडिएट राइट ऑफ बी। इमीडिएट राइट कौन सा होता है, देखो सारे नॉर्थ हैं, तो अभी तो पता ही है नॉर्थ वाला राइट की तरफ इधर चलते हैं, तो सी आ गया। ये भी नॉर्थ है तो सी इधर आ गया। फिर हम आगे बढ़े, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड बी। देखो सी तो ये था, और 4 पर्सन इधर काउंट करोगे तो आपके रो मतलब एंड तो यही है, तो नहीं हो पाएगा, तो आगे बढ़ोगे 1 2 3 वी यहाँ आ गया। इसी तरह यहाँ बढ़ोगे ये वी, मतलब अभी हमारी 2 पॉसिबिलिटी चलती जा रही हैं। आगे बढ़े, देखो अब देखो 2 से 4 हो गई। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा आपके लिए हार्ड पड़ता है। क्या लिखा था अभी हम कहाँ पढ़ते, देखिए मैंने कहाँ हाईलाइट करा था, हाँ आगे इसी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया। हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, मतलब वी तक हमने लिख लिया था। देखो प्रीवियस स्लाइड में बी तक मैंने यहाँ तक लिख लिया था ना, वी। ये मैं यहाँ से बताता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। वी तक मैंने पढ़ लिया था, यहाँ से ही पढ़ते हैं। हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, मतलब वी के बारे में बोल रहा था, जेड यहाँ पर भी हो सकता है या जेड यहाँ भी हो सकता है इधर। तो 2 पॉसिबिलिटी आ गई, सिमिलरली इधर आएगी, जेड यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। देखो 4 पॉसिबिलिटी बन गई इसकी। और आगे हम बढ़े, देखो मैंने राइट से हाईलाइट करा है, एन इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बी। देखो
यहाँ तक हमारा तो आ गया था जेड और वी, तो एन इधर ही आएगा, इसमें भी जेड और वी आ गया था तो एन इधर आएगा। सिमिलरली आप इसमें देखोगे सेम इसमें इधर आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या बोला गया है, जेड सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स, देखो एक्स ये है तो एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, सिमिलरली इधर काउंट करोगे इधर, मतलब लगा लो अभी तक हमारी 4 पॉसिबिलिटी चल रही है। ये क्वेश्चन रखने का मतलब ये था क्योंकि कई स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट करने लग जाएंगे। आप देखो जो हमने अभी तक सर्कल करे, ट्रायंगल करे और स्क्वायर करा, वो इसके कंपैरिजन में कितना इजी था। आपको पेपर के अंदर सिलेक्शन लेना है, ना कि ये दिखाना है कि मैंने कठिन क्वेश्चन करा है, क्योंकि एग्जामिनर तो उधर तो मार्क्स की काम होंगे ना, मार्क्स काउंट होंगे आपके कि आपके 35 में से कितने आ रहे हैं, 25। आपका ये थोड़ा ना आएगा कि 25 में से आपने ये अनसर्टेन रो में करा था इसमें आया है। तो आपको इस तरीके से करना है, कुछ क्वेश्चन स्किप भी करने पड़ेंगे, तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था। तो देखो आगे बढ़े हम, इस तरीके से मैंने अभी तक 4 पॉसिबिलिटी के साथ खेल रहा हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, देखो ये है, ये इस आखिरी पॉइंट है, आप इसको मैनेज करोगे ना, देयर आर एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड एन, बी एंड के जितने पर्सन हैं उतने ही आपके एन और एम के बीच में है, ठीक है। आप कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है पास में बैठे हो या कितने भी, तो एन कॉमन है, एन तो बीच में ही आएगा। और साथ में देखा एल थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, आप अगर इस पॉइंट को कनेक्ट कर लोगे तो आपकी पूरी पजल हो जाएगी। एंड पॉइंट आप तीनों में इसको लगा के, चारों में लगा के देखना, जिसमें लग जाएगा ना इन, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने लगाया था, यहाँ पर नहीं लग पाएगा ये वाला, आप देख लेना इसको, इसमें नहीं लग पाएगा ये वाला, ठीक है। और आप इसमें भी नहीं लगेगा, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे पास लिखने के लिए यहाँ पर पेन भी नहीं है तो दिक्कत होगी। आप देखोगे इन तीनों में कभी नहीं लगेगा, मैंने लगा के देखा था, तो ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। सिर्फ आपकी एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, देखो ये मैंने इसका आंसर यहाँ पर बना दिया है, ये देखिए ये आ जाएगा, लिखा है ना एल फोर्थ लेफ्ट ऑफ एम, देखो 1 2 3 एम, इस तरीके से हो गया। और लिखा था ओ हु इज़ फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, ओ फोर्थ एम एंड एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड एम, एक्स एम एंड, देखो एग्जैक्टली 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली का मतलब ये नहीं होता एकदम पास में होगा, पास में भी हो सकता है और आपके एग्जैक्ट में बैठा है, देखो ओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। बाकी आप अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो इसका आंसर इतना मतलब कठिन नहीं होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन करने में ही टाइम चले जाएगा आपका। तो आपके ऑप्शन काफ़ी ईजी देखा, बोल रहा हाउ मैनी पर्सन सिटिंग इन लाइन, आप गिन लो। यहाँ मैंने आंसर दे रखा है, देखो 16 बैठे हैं। आगे चलोगे, ये देखो ये मैंने आंसर दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड राइट ऑफ वी, देखो वी ये एक राइट दो राइट, तो एक्स हो गया। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग सिट एन एक्सट्रीम एंड, मतलब कौन सा एक्सट्रीम एंड में बैठता है, कोई इस एंड में तो कोई बैठा ही नहीं है, इस एंड में बैठा है तो एम आ गया। आगे चलते हैं, हु सी वाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की सी की पोजीशन क्या है जब लेफ्ट हैंड से काउंट करें, कितने नंबर पे, 1 2 3 पे ही तो है सी, देखो 3 दे रखा है। आगे है वाट इज़ द पोजीशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट ऑफ एल, मतलब जेड के बारे में पूछा गया है, किससे कंपेयर करें, एल से, तो एल ये रहा, जेड ये रहा। तो आप देखो ऐसे करोगे 1 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट आएगा, देखो राइट भी दे रखा है इसने, जल्दी जल्दी में अगर गलत हो जाए तो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट है। देखो इस तरीके से ये आज का हमने पेपर करा। इस पेपर में क्या सीखा, देखो ये पेपर देखने में हमें शुरू में तो कैसे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि इसमें हमारी 4 पजल आ गई थी 25 नंबर तक में, और एक कोडिंग डिकोडिंग आ गई थी। बाकी जब हमने क्वेश्चन करा आगे बढ़े तो हमने सीरीज़ करी, फिर वो क्या कहते हैं स्लॉक्स करे, फिर हमने पजल में से भी कोई ईजी वाली पजल चुनी। सिर्फ इसके अंदर देखा जाए आज के पेपर में जो सबसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन था, हमारे कंपैरिजन करें इनसे, वैसे इतना कठिन नहीं है ये, तो सिर्फ ये अनसर्टेन रो था, बाकी पूरा का पूरा पेपर आपका इजी था। तो इसी की तरह से एग्जामिनर आपका पेपर सेट कर सकता है। अगर मान लो मैं पजल के लिए क्यों मना करता हूँ, अगर मान लो ये अनसर्टेन रो आपकी पहले नंबर पे दी होती और कोई स्टूडेंट इसको करने लग जाता, तो मैं पक्का बताता हूँ कम से कम 6-7 मिनट इसी क्वेश्चन में लग जाते, और कोई गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन सही होता नहीं होता, और सही हो जाता तो ठीक है, फिर भी 5 मिनट से 6 मिनट तो बहुत ज़्यादा है प्री में, क्योंकि आपके पास 20 मिनट्स का ही टाइम अलॉट किया गया है। तो बाकी मैंने आपको अप्रोच बताई ना, इसी अप्रोच से आपको पेपर सॉल्व करने हैं। आप लोग एसटी और मॉक पेपर तो देते ही होंगे सब लोग, तो जो मैंने अप्रोच बताई है, कैसे अप्रोच बताई, स्टार्टिंग में मैंने अप्रोच बताई थी कि आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन ढूंढना है जो कम टाइम में 5 मिनट में आप 10 नंबर स्कोर कर सको, फिर जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो करो, फिर पजल ढूंढो, पजल में भी देखो ईजी वाली पजल कौन सी है। बाकी देखो अगर इसका इस वीडियो को मतलब कि आपका पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये टाइप करें मिल जाएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो की रीच ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके।
और आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी आज का जो पेपर देखा, ये देखो, ये पेपर भी मैंने ही सेट करा है, ये ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो ये पेपर नंबर कौन सा था हमारा, 8 था। अब लगा लो 8 पेपर हो चुके हैं आपका। अगर मेरे प्रीवियस सेशन आपने देखे होंगे तो आपका लेवल काफ़ी बढ़ गया होगा। मेरी गारंटी, अगर आप मेरे ये 10 के 10 सेशन देख लेते हो, रीजनिंग में इससे बाहर नहीं आएगा, बल्कि मैं बता रहा हूँ इससे ईजी ही पेपर आएगा। जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप बैठे होगे, अगर तो ये क्वेश्चन करेंगे, आप क्या सोचोगे, ये तो बहुत ईजी आया है। बाकी देखिए, जो स्ट्रेटेजी बताइए उसको फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए पेपर के साथ। अब हमारे सिर्फ 2 पेपर बचे, पेपर नंबर 9 और 10। ये पेपर करेंगे। और अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो वो देख ले, अगर नहीं देख सकता है तो मेरे इस टेलीग्राम से इनकी PDF उठा ले और उनको रिवाइज़ कर ले। और जो क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इस वीडियो में आके उस क्वेश्चन को देख लें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।